नमस्कार। दूरदर्शन त्रिपुरा द्वारा आयोजित हिंदी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आज हमारा विषय है हिंदी का प्रचार और प्रसार। इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कालीचरण झा, प्राध्यापक हिंदी विभाग त्रिपुरा विश्वविद्यालय। सर, आपका इस स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर सिंधु पौडियल, दर्शन विभाग त्रिपुरा विश्वविद्यालय के प्राध्यापिका। मैम, आपका भी स्टूडियो में स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं सर से पहला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि हिंदी भाषा किस प्रकार राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया है? देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और इसके पश्चात 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई और इसी के साथ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से लगभग प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। संविधान में जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया तो जाहिर सी बात है इसके प्रचार प्रसार और इसके संवर्धन के लिए संविधान में बहुत सारे उपबंध किए गए थे। उनमें से खास करके संविधान का जो 17वां भाग है और अनुच्छेद 343(1) यह स्पष्ट कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसके साथ साथ जो अंकों का अंतर्राष्ट्रीय जो रूप है वह प्रचलित होगा। फिर 1900 या आप ये कहें कि लगभग संविधान के अनुच्छेद 351 में 351 में संघ को या केंद्र सरकार को व्यापक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उपाय दिए गए हैं, जिसमें से एक प्रमुख उपाय यह था कि संघ जो है वह हिंदी का प्रचार प्रसार करेगा और साथ साथ अगर संभव हो और इसलिए करेगा कि हिंदी को इस रूप में विकसित की जाएगी कि वह भारत की जो सामासिक संस्कृति है उस सामासिक संस्कृति को अभिव्यक्त करने में वह सक्षम हो सके और इसके लिए यदि आवश्यक हो तो हिंदुस्तानी अथवा जो 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाएं हैं उन भाषाओं के रूप या शब्द को लेकर के और मुख्यतः संस्कृत से शब्द लेकर के वह अपने आप को समृद्ध करेगी और इस क्रम में केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम भी किए जाते हैं। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है वह यह कि इसी क्रम में चूँकि केंद्र सरकार को यह दायित्व दिया गया कि हिंदी का वह प्रचार प्रसार करे, तो 1955 में राजभाषा आयोग की स्थापना होती है। उस राजभाषा आयोग को यह दायित्व दिया गया कि हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे और किन रूपों में किया जाए। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस आयोग ने हिंदी के प्रचार प्रसार की संभावना की ओर तो संकेत किया ही, लेकिन यह भी कहा कि हिंदी के साथ साथ जो अंग्रेजी है, जो चूँकि संविधान में 15 वर्षों के लिए यह उपबंध किया गया था कि 15 वर्षों के पश्चात हिंदी जो है वह मुख्य रूप से राजकाज की भाषा रहेगी, लेकिन उस राजभाषा आयोग ने सिफारिश की कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी जो है वह जो संविधान के द्वारा प्रदत्त अवधि है उसके बाद भी वह व्यवहार होती रहेगी। फिर 1963 में संविधान संशोधन हुआ, एक विधेयक लाया गया, राजभाषा विधेयक, जिसमें भी यही कहा गया कि अंग्रेजी का प्रचलन जो है वह चलता रहेगा। और सबसे विचित्र बात तो यह है कि 1967 में 1967 ईस्वी में पुनः एक संशोधन आता है राजभाषा को लेकर के, जिसमें यह सिफारिश की जाती है कि कोई भी राज्य जब तक चाहे, अगर एक भी राज्य यह चाहे कि अंग्रेजी यहाँ की राजभाषा रहे तो अंग्रेजी रहेगी। तो इस तरीके से हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जो हिंदी को लेकर जो स्वप्न देखा था
कहीं न कहीं वह स्वप्न खंडित होता है। लेकिन परवर्ती काल में जो केंद्र सरकार है वह इस राजभाषा के विकास के लिए, प्रचार के लिए, प्रसार के लिए निरंतर काम करते आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय स्तर पर एक हिंदी समिति है और वह हिंदी समिति जो सबसे आप कह सकते हैं कि एक तरीके से वह स्ट्रक्चर है जहां हिंदी के प्रचार प्रसार और जो उपयोग या प्रयोग हो रहा है उसको जो बढ़ावा दिया जा रहा है उसको देखने और समझने की एक महत्वपूर्ण संस्था है, जिस संस्था के पदेन अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री हुआ करते हैं। इसी के साथ साथ विभिन्न मंत्रालयों के अपने जो हिंदी सलाहकार समितियां हैं वे समितियां भी समय समय पर बैठती हैं और हिंदी का खास करके जो देश में या प्रदेश में या मंत्रालय में कैसे उसका और अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, जिससे वह वास्तव में भारत की जो सामासिक संस्कृति है, जिसे कंपोजिट कल्चर कहते हैं, उस कंपोजिट कल्चर को अभिव्यक्त करने में वह सक्षम हो सकी। एक चीज़ और मैं यहाँ आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब यह संविधान के द्वारा राजभाषा इसे बनाया गया तो इसी के साथ साथ जो विद्यालयों और महाविद्यालयों में जो शब्दावली है उस शब्दावली के प्रयोग के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय का गठन किया गया था और 1971 में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई थी, जिसने विभिन्न तरह के शब्दावलियों का बहुत सारी, अभी आप वेबसाइट पर जा कर के देखेंगे तो उन लोगों ने निर्माण किया। और इसी क्रम में यह जो हिंदी दिवस कहीं कहीं पाक्षिक रूप से में भी मनाया जाता है, कहीं साप्ताहिक रूप में मनाया जाता है और केंद्र सरकार के जितने भी कार्यालय हैं वो सभी इसको मनाते हैं, इसलिए कि इसका और भी अत्यधिक प्रचार प्रसार हो सके। हम आपके पास फिर से आएंगे। मैम, जैसे सर ने कहा है कि हिंदी को इस देश के राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली है, तो आप क्या समझते हैं इस भारत में विभिन्न भाषाओं का वास है, हम विविधता में एकता मानते हैं इसको, तो इस पे हिंदी का क्या प्रभाव है? जी, जैसे हिंदी को राजभाषा हमने मान तो लिया है, आप सही कह रही हैं, ये देश अनेकताओं में हम एकता को ढूंढने की कोशिश करते हैं, या फिर यूँ कहिए कि प्लूरलिटी, एक प्लूरल कल्चर है और प्लूरल कल्चर के बीच में हम एक एकता को जोड़ने की कोशिश एक भाषा के थ्रू हमने करने की कोशिश, जो एक संपर्क भाषा, मतलब जिस तरीके से हम भाषा एक किसी भी संस्कृति की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कि आप देखें भारत में लगभग सभी राज्यों में, आजकल तो जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पे भी एक संपर्क भाषा के रूप में आया है और साउथ में आप अगर जाएंगे दक्षिण की दिशा में तो वहाँ पे थोड़ा इसका प्रयोग कम देखा जाता था, लेकिन आज वो दौर नहीं रहा। आज अगर आप दक्षिण की किसी भी राज्य में आप जाएंगे वहाँ पे आप हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से बातचीत आप कर सकते हैं। तो 20-25 साल पहले की जो स्थिति थी हिंदी को लेके, आज वो काफ़ी बदला है और इसमें मुझे नहीं लगता कि हम ये कहें कि भाषिक विविधताओं के बावजूद भी आज हमारे देश में हिंदी एक ऐसी भाषा है, आम बोलचाल की भाषा तो हिंदी है ही, थोड़ी हो सकता है हम शुरुआत अंग्रेजी से करें लेकिन थोड़ी देर में बीच में हम हिंदी किसी न किसी तरीके से डालते हैं। और यहाँ ये भी होता है कि जैसे कि सर ने बोला कि अभी थोड़ी देर पहले सर बताए कि राजभाषा के रूप में दोनों भाषाओं को प्रसिद्धि मिली है, अंग्रेजी और हिंदी। वैसे ही हिंदी और अंग्रेजी का उपयोग हम इक्वली या फिर समान रूप से हम करते हैं और हिंदी एक ऐसी कड़ी है, आप अगर देखें कि मनोरंजन से दुनिया से जुड़े जितनी भी विधाएं हैं वो हिंदी कहीं ना कहीं उसमें हमेशा आगे रहा है। हाँ, जैसे कि अभी जो ट्रेंडिंग में है रील्स बनाना जी, ये सब दूसरी भाषा हिंदीतर भाषा के लोग भी रील्स जो है हिंदी गानों पे ही करते हैं। तो जैसे मतलब अब भाषिक डिफरेंसेस कहीं ना कहीं होती है, वो छोटी मोटी इधर यहाँ वहाँ की जो पॉलिटिकल एक
बूम एक मिलने के लिए या पॉलिटिकल एक फुटेज मिलने के लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होता रहता है। लेकिन ये भी हर कोई मानता है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सबको जोड़ती है। यहाँ पे भी आप अगर त्रिपुरा राज्य में देखें तो हम तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय में हैं, तो यहाँ मैम जैसे कि आपने कहा आप त्रिपुरा विश्वविद्यालय से है, तो वहाँ के ज़्यादातर बाहर के लोग भी हैं, साथ ही साथ त्रिपुरा के लोकल स्टूडेंट्स भी हैं। तो आप क्या समझते हैं उन लोगों के बीच संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का क्या स्थान है? संपर्क भाषा के रूप में अभी जैसे मैं मेरे डिपार्टमेंट में, क्योंकि जो कि मुझे बंगाली आती नहीं है या कॉकबोरक भी मैं उस भाषा की नेटिव स्पीकर नहीं हूँ, तो बहुत बार ये मुझे लगता था कि शायद बच्चे समझेंगे नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं हमारे विद्यार्थी जो हैं वो बंगाली मीडियम से आते हैं। लेकिन जब मैं क्लास में उनको शुरू करती हूँ क्लास करना और मैं बताती हूँ कि मुझे तो बंगाली नहीं आती, अगर आप तो लोग कंफर्टेबल फीडबैक होता है आप इंग्लिश में या फिर हिंदी में समझाएं, क्योंकि इंग्लिश से ज़्यादा वो हिंदी प्रेफर करते हैं कि मैं हिंदी में बताऊं। तो उससे भी एक अलग सा एक प्रभाव पड़ता है कि शायद भले ही वो अंग्रेजी में इतने कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन साथ में थोड़ा सा हिंदी हो तो वो थोड़े कंफर्टेबल लगते हैं। तो इसीलिए जो ग्रास रूट लेवल जिसको बोला जाता है, आप अगर ग्राउंड में जाके रियलिटी देखेंगी तो वो अलग होता है रादर देन जो बोली जाती है या फिर लिखी जाती है बहुत शोध पत्रों में या फिर न्यूज़ चैनल्स में या न्यूज़ में जितनी चीज़ें आती हैं। आप अगर ग्राउंड लेवल में जाएंगी तो हो सकता है उसके आप कम्प्लीटली एक डिफरेंट या फिर बहुत ही सिनेरियो अलग दिखे। बिल्कुल सर, मैं फिर से आपसे पूछना चाहती हूँ कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्राप्त है, पर वैश्विक स्तर पर हिंदी का प्रचार और प्रसार का क्या स्थिति है? देखिए, सिर्फ भारत में ही नहीं, आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि एक जयंती प्रसाद नौटियाल है, बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी से भी हैं। उन्होंने लगभग 2005 या 6 की ईस्वी के आसपास में एक शोध किया था और उन्होंने ये दिखाया कि विश्व की सबसे बड़ी भाषा बोलने वाली जो है वो हिंदी है। उन्होंने बताया था अपने शोध में कि 1 अरब 2 करोड़ लोग पूरे विश्व में हिंदी का व्यवहार करते हैं। इसके बाद चाइनीज़ भाषा है और फिर उसके बाद अंग्रेजी भाषा है। खैर, हम वह 1 और 2 नंबर में वह जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विश्व की अगर 3 समृद्ध है बड़ी भाषा है तो उसमें से हिंदी है। तो हिंदी वास्तव में वर्तमान समय में एक तरीके से विश्व भाषा बनने की ओर है। और यदि यह कहें कि बनने की ओर है नहीं, बल्कि वह है, क्योंकि लगभग 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में किसी न किसी रूप में हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। इतना ही नहीं, लगभग 25 प्रिंट पत्रिकाएं विश्व के विभिन्न देशों से प्रकाशित होते हैं। साथ साथ लगभग 50 से अधिक पत्रिकाएं, वेब पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। आपको ध्यान होगा कि भारत सरकार और मॉरिशस सरकार, दोनों सरकारों के संयुक्त तत्वावधान में एक संस्था काम करती है, विश्व हिंदी सचिवालय। और वह विश्व हिंदी सचिवालय के माध्यम से केंद्र सरकार भी निरंतर इस काम में प्रयासरत है कि हिंदी को न सिर्फ विश्व भाषा बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ की 7वीं आधिकारिक भाषा बनाई जाए, और इसके लिए वह निरंतर प्रयास करती रही। और इसी क्रम में आप देखते हैं कि लगभग अभी तक 13 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। 13 विश्व हिंदी सम्मेलन। तो हिंदी का जो वैश्विक परिदृश्य है वह सुखद है। देखिए क्या होता है, विश्व में ज्ञान पर जिसका अधिकार है वही एक तरीके से विश्व को नियंत्रित कर सकते हैं जी। और वर्तमान समय में भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। वह इस रूप में खास करके आर्थिक शक्ति के रूप में। तो अगर आर्थिक, और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कथन है कि बहुत जल्दी हम लोग विश्व गुरु बनेंगे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। हाँ। तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे हमारी आर्थिक उन्नति होगी वैसे वैसे
हिंदी का प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर होता जाएगा। क्योंकि आप ध्यान देंगे कि जैसे इन्होंने कहा कि न्यूज़ चैनलों का जब बूम हुआ, धीरे धीरे जब स्टार न्यूज़ या ESPN जितने भी चैनल आए, हाँ, वो आरंभ में अंग्रेजी में अपने कार्यक्रम करते थे, बाद में हिंदी। लेकिन यहाँ की बाजार को देख करके उन्होंने हिंदी को अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। और आप जानते हैं, अभी आपने सोशल मीडिया का नाम लिया, विभिन्न चैनलों का नाम लिया, विभिन्न संस्थाओं का, ये सभी क्या है? ये हिंदी की बढ़ती स्वीकृति है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी, इन्होंने एक जगह संकेत किया था, यह सबको जोड़ती है। हिंदी किसी पर प्रभुत्व अपना स्थापित नहीं करती है, बल्कि स्वतः लोग इसको स्वीकार करते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है। रखते हैं। जी, यह सबको जोड़ने वाली भाषा है। तो इस रूप में हिंदी एक तरीके से क्रमशः वैश्विक भाषा बनने की ओर अग्रसर है। जी मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कार्यालय में हिंदी का प्रयोग किस प्रकार हो रहा है? मतलब हिंदीतर राज्यों में भी, या फिर जहाँ पर जैसे कि उत्तर भारत, ये हिंदी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, हर काम हिंदी से ही ऑफिशियली होता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है, क्योंकि हम तो एकेडमिक पर्पस या फिर हमारे जितनी भी एकेडमिक जो इन्वॉल्वमेंट्स रहते हैं उसके लिए हम बहुत यूनिवर्सिटीज़ में विज़िट करते हैं, बहुत यूनिवर्सिटीज़ की यात्राएं होती हैं। तो वहाँ पे मैं देखती हूँ कि जब भी मैं इन जगहों पे जाती हूँ, उत्तर भारत की जितनी भी, जैसे उत्तरांचल हो या फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान तो एक ऐसी जगह है जहाँ आप जाएंगी तो जितने भी शोध पत्रों का वाचन होता है वो वहाँ पे आप भले ही अंग्रेजी में पेपर लेके गए हो, वो पहले ये पूछा जाता है, मैडम आप हिंदी तो बोल सकती है ना? तो अगर आप बोले हाँ, तो बोलेंगे आप अपना वाचन हिंदी में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब समझने में ज़्यादा, उनको भी नहीं, समझने से भी ज़्यादा कि वो एक डेडिकेशन जो होती है अपनी भाषा को लेके, हिंदी को लेके। बहुत बार हमको दिक्कत भी होती है, क्योंकि थ्रू आउट में इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ, तो अंग्रेज़ी में ही सारा कुछ होता है। तो वहाँ जाके मैं कभी कभी जब उनको पूछती हूँ कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा जब लिखना होता है, जैसे हम TA फॉर्म भरते हैं या जितनी भी मतलब एकेडमिक पर्पस या फिर जितनी भी लॉजिस्टिक्स रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वहाँ लिखते हुए जब मैं पूछती हूँ तो मतलब खुद को मुझे बुरा लगता है कि मैं इस देश की नागरिक हूँ और मैं अपनी ही भाषा को मैं ट्रांसलेट करके बोलिए आप अंग्रेज़ी में इसका क्या होगा या फिर इसमें अब मैं क्या लिखूं। जब मुझे पूछना पड़ता है तो मुझे खुद बहुत शर्म आती है इस बात पे, लेकिन साथ में ये देख के भी बहुत अच्छा लगता है। इन जगहों पे जब जाती हूँ तो मुझे बहुत एक गर्व फील होता है कि जब मैं हिंदी में पढ़ती हूँ और वहाँ पे मुझे बहुत सराहा जाता है मेरा पेपर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं, जिसको हम मेन स्ट्रीम इंडिया बोलते थे पहले मेन स्ट्रीम इंडिया बोला जाता था, आज तो कोई मेन स्ट्रीम का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो कहीं पे भी आप इंडिया इज नाउ एक्सटेंडेड इसको बोला जाता है। मैडम ठीक ही खास करके मैडम जो कह रही हैं वो हिंदी प्रदेशों की बात कर रही हैं, और आपने जो कहा तो हिंदीतर में हाँ, जो हिंदी प्रदेश की बात मैडम, हिंदीतर प्रदेशों में भी हिंदी का जो प्रयोग हो रहा है, जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट में ही मान लें या दक्षिण भारत आप चले जाएं, तो केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यालयों में न सिर्फ हिंदी दिवस बल्कि एक हिंदी सेल है, हिंदी प्रकोष्ठ है, और वह पूरी जो है सो हिंदी के प्रचार प्रसार में विभिन्न पत्र जो है सो हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी उसका लिखा जाना अनिवार्य है। इसी के साथ आप देखेंगे कई कार्यालय आप जाएंगे, जैसे कि अगरतला में ही है नगर राजभाषा क्रियान्वयन समिति है, ठीक है। तो विभिन्न जो केंद्रीय कार्यालय हैं उनमें जो हिंदी में कैसे काम हो रहा है, किस रूप में होता है, उसका मूल्यांकन उस केंद्रीय हाँ बिल्कुल करते हैं। और मैं भी लगभग 15-16 वर्षों से त्रिपुरा जैसे हिंदीतर प्रदेश में हूँ, तो यहाँ आप या कार्यालय जाएं या बाजार जाएं, कहीं भी मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई है। तो इसीलिए हिंदी सर, जैसे कि आपने बोला कि बाजार जाएं तो दिक्कत नहीं हुआ, तो व्यावसायिक स्तर पर भी त्रिपुरा में हिंदी का मतलब प्रयोग कितना होता है? अगर मैं मानूं तो इसका तो प्रयोग निरंतर हो रहा है,
और प्रतिशत के रूप में देखूं तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगता है जो हिंदी न समझ पा रहा हाँ, हो। बोलने में दिक्कत हो, फिर भी समझ नहीं, बिल्कुल है, बोलने में दिक्कत होगी, क्योंकि वह व्यवहार में वो अपनी मातृभाषा करते हैं, तो बोलने में तो दिक्कत होगी, लेकिन समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे वो बांग्ला भाषा भाषी हो या कॉकबोरक भाषा भाषी हो। यह सिर्फ त्रिपुरा की बात नहीं है, पूरे आप नॉर्थ ईस्ट की बात। अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा हिंदी प्रदेश है एक तरीके से, अगर आप कहें हिंदी प्रदेश पूर्वोत्तर में कौन सा है तो वो अरुणाचल प्रदेश है। आप पूरे वहाँ चीन बॉर्डर तक चले जाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब हिंदी में वार्तालाप करते हैं। नागालैंड चले जाएं, मणिपुर चले जाएं, अरुणाचल चले जाएं, मिजोरम चले जाएं, और हर एक जगह। और यहाँ एक सबसे बड़ी विशेषता मैं देख रहा हूँ, खासियत, खास करके यहाँ जब से सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है, आप लोगों को जानकारी है या नहीं मैं बता दूँ, कि त्रिपुरा सरकार के अधीनस्थ जो विद्यालय हैं उस विद्यालय में भी अभी स्नातकोत्तर हिंदी शिक्षकों की बहाली हुई है। अच्छा, विद्यालयों में? जी। तो इसीलिए त्रिपुरा में भी हिंदी का जो भविष्य है वह बहुत ही उज्जवल है। तो अब सरकार तो निरंतर अपना प्रयास कर ही रही है, ठीक है ना। तो अब वह पठन पाठन के साथ साथ जो बाजार की भाषा है, पाठन के बाद जब आता है, जैसे कि त्रिपुरा के स्कूल्स में जो प्राइवेट है, वे सरकारी जो स्कूल्स है, वहाँ पर हम क्लास 8, 9, 10 ICSE बोर्ड में जैसे 9, 10 में भी उपलब्ध है। पर त्रिपुरा गवर्नमेंट के, जैसे कि अभी आपने बोले, ये बहुत अच्छी बात है, पर पहले ऐसा नहीं होता था। वो ये नहीं, ठीक है, वो एक मीडियम के रूप में, वो चूँकि वह जो त्रिभाषा फॉर्मूला जो लागू किया गया उसके अनुसार से उस रूप में वह नहीं था। लेकिन देखिए क्या है, कोई भी भाषा जब उसके प्रयोक्ता बढ़ते हैं, जब उसकी आवश्यकता, मैंने क्या कहा अभी, मैंने अपने आरंभ में कहा था कि वास्तव में हिंदी धीरे धीरे अब वह बाजार की भाषा बनती जा रही है। बाजार की भाषा कहने का मतलब यह है कि अब उसमें रोजगार उपलब्ध है, ठीक है। तो जैसे जैसे भाषा रोजगार परक होएगी वैसे उसका प्रचलन वह स्वतः, मैंने और इन्होंने भी कहा ना कि वह स्वतः अपने आप वह साबित करती है हिंदी कि भाई आप हमको स्वीकार कीजिए, नहीं तो आप पीछे चले जाएंगे। यह हिंदी की खासियत है। सबके साथ संपर्क के लिए भी इसी माध्यम से हम करते हैं। बिल्कुल, हिंदी-तर प्रदेशों में तो हिंदी के अलावा आप देखिए ना, अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं, उनके मातृभाषा कितने लोगों की है। और ये नया शिक्षा नीति जो है उसमें मातृभाषा पर ये बिल्कुल बहुत जोर दिया गया, नई शिक्षा नीति 2020 जो है, ठीक है ना। उसके और ये जैसे पहले त्रिभाषा फॉर्मूला में था कि अंग्रेजी, स्थानीय भाषा और हिंदी पढ़ाई जाती, इस बार एकदम ओपन कर दिया गया है कि एक अंग्रेजी और 2 आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कोई भी आप पढ़ाइए। तो जाहिर सी बात है, एक तो अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, ठीक है, एक उस क्षेत्र विशेष की जो स्थानीय भाषा होगी वह होगी, और तीसरी भाषा कौन सी होगी। तो ज़्यादातर सरकार चाहेगी कि चूँकि वह हिंदी का प्रचार प्रसार है, वह मार्केट की भाषा बन रही है, तो बच्चों को उसी भाषा में हम शिक्षा दें, जिससे कि उनके जो रोजगार की जो समस्या है, ठीक है ना, उसका भी समाधान हो सके। जी सर, हम जैसे कि जानते हैं हिंदी 4 कालों में विभक्त है, आदिकाल से लेकर आज आधुनिक युग में। तो हिंदी साहित्यिक जो संस्थाएं हैं उनका हिंदी के प्रचार प्रसार में क्या योगदान है? देखिए, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो हिंदी को लेकर के काम कर रही हैं, वह केंद्र सरकार द्वारा भी वित्त पोषित हैं, साथ साथ राज्य सरकार भी द्वारा है, और बहुत सारे स्वयंसेवी या स्वैच्छिक संस्थान भी हैं। जैसे इन्होंने उल्लेख अभी चर्चा के क्रम में किया था कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा ही नहीं बल्कि त्रिपुरा में, आपके त्रिपुरा में भी केंद्र है, आसाम में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में है, हिंदी-तर प्रदेशों में है, ठीक है। तो वो लोग तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ जैसे हिंदी समिति है, उसके बाद आपको अभी शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास है, ये जो संस्थाएं हैं वह हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, न सिर्फ हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बल्कि भारतीय भाषाओं या मातृभाषाओं, देखिए कहा गया है कि माँ, मातृभाषा और जननी का कोई विकल्प नहीं, जन्मभूमि का कोई विकल्प नहीं, ठीक है ना। तो इस रूप में भी आप देखें कि विभिन्न पत्रिकाओं के जो नए नए लेखक को आमंत्रित किया जाता है, उनकी रचनाओं को प्रकाशित किया जाता है, वो विभिन्न विधाओं, चाहे वो उपन्यास हो, कविता हो, कहानी हो, नाटक हो। जो हमारे यहाँ पूर्वोत्तर में केंद्रीय हिंदी समिति के साथ साथ जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, उनकी पत्रिका है समन्वय पूर्वोत्तर, ठीक है ना। उसमें जो पूर्वोत्तर के जो हिंदी-तर प्रदेश के जो रचनाकार हैं, युवा रचनाकार हैं, उनकी रचनात्मकता या सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए
वो पत्रिकाएं काम कर रही हैं। बहुत तो अच्छा एक प्रयास तरीके है। से बहुत ऐसी संस्थाएं हैं, और बगैर वो लाभ के, सबसे बड़ी बात है कि बगैर लाभ के वो संस्थाएं जो है वह काम कर रही हैं। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हिंदी का स्थान सिनेमा या फिर मतलब टेलीविज़न के जगत में किस प्रकार है? ये तो खैर सबको ही ज्ञात है कि एंटरटेनमेंट, मनोरंजन की दुनिया में आप अगर देखें तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो मैं पहले भी बताई कि सबको एक साथ लेके चलती है। आज देखिए जितनी भी जिसको बॉलीवुड बोला जाता है, आज बॉलीवुड सिर्फ मुंबई में ही सीमित नहीं रह गया है। साउथ से भी आते हैं। साउथ का जो टॉलीवुड था, टॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड जो था, आज टॉलीवुड की लगभग सभी जो फिल्में हैं, मूवीज़ हैं, वो अभी सिनेमा आपको हिंदी में डबिंग करके आ रही है। हर आप कोई भी मूवी के चैनल्स आप ऑन करके देखिए, आपको टॉलीवुड की कोई मूवी मिलेगी और वहाँ पे हिंदी में डबिंग है। इसका ये अपने आप में एक वो है, प्रमाण है कि हिंदी सबको पसंद है। टॉलीवुड में भले ही, सपोज साउथ में भले ही उस भाषा में वो देखते हों, लेकिन साथ में वो डबिंग की हुई मूवीज़ भी देखते हैं। तो सिमिलरली मैं आपको बता दूं, आप जितनी भी रीजनल चैनल्स हैं, जैसे जी बांग्ला हो गया, है ना, या फिर जी पंजाबी हो गया, स्टार प्रवाह हो गया, जितने भी स्टार की, जी की, जितनी भी चैनल्स हैं, बहुत क्षेत्रीय चैनल्स हैं, रीजनल चैनल्स जिनको बोला जाता है, उनमें भी आप देखेंगे वो जो पुरानी जो सीरियल्स, जब से ये एकता कपूर इन सब का दौर चला था, वो सीरियल्स की रीमेक उनमें हो रही है, जैसे रीजनल उसमें। और साथ में ये भी एक बहुत अच्छा, मतलब ये एक ट्रांजिशन मैंने हाल ही में देखा कि जितनी भी रीजनल, जितनी भी लैंग्वेजेस में सीरियल्स बनते थे, डेली सोप बनती थी, वो भी आज हिंदी में भी उपलब्ध है। उनका रीमेक फिर से हिंदी में होता है, हिंदी में डायलॉग स्क्रिप्टिंग होती है, और उनका भी टेलीकास्ट आपको हिंदी में अलग विथ दूसरे जगह आपका शूट होके उसी चीज़ को, उसी कहानी को फिर से आपको हिंदी के जो चैनल्स हैं उनमें दिखाया जाता है। एडवर्टाइजमेंट्स की बात करें, एडवर्टाइजमेंट्स में भी आप देखेंगे कि सिर्फ वो हिंदी में बनता है और उसके बाद वो रीजनल अपने लैंग्वेजेस में, बंगाली में, असमीज में, इन सब रीजनल जगहों पे जाते हैं। आप देखते होंगे सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, आप कोई भी आप वो कीजिए, आप अगर इस रीजन में हैं तो वो वही हिंदी वाला जो था उसको ट्रांसलेट करके असमीज या रीजनल आ जाता है। सर, हम आपसे जानना चाहते कि एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार के माध्यम में पूर्वोत्तर में हिंदी का क्या स्थान है? रोजगार की बात अगर हम करें तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। मैंने आपको संकेत भी किया था, खास करके जो हिंदी उत्तर प्रदेश में सवाल है कि चूँकि यहाँ हिंदी उस रूप में है नहीं, तो हिंदी को लोग क्यों स्वीकार करें। देखिए, यहाँ पूर्वोत्तर में मुझे सबसे खुशी की बात यह है कि इन्होंने दक्षिण भारत की चर्चा की कि पूर्वोत्तर भारत में कहीं भी हिंदी को लेकर के कोई विरोध नहीं है। सबसे बड़ी खासियत ये, कहीं भी विरोध नहीं है। और हिंदी पढ़ के देखिए, मैंने अभी कहा कि हिंदी जो है सो बाज़ार की भाषा बन चुकी है। इसका मतलब यह है कि हिंदी के माध्यम से रोजगार के व्यापक अवसर खुल गए हैं। एक हिंदी पढ़ के, जैसा कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, तो हिंदी पढ़ के आप शिक्षण क्षेत्र में जा सकते हैं, अध्यापक बन सकते हैं, स्कूल में, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में। इसके साथ साथ अनुवादक के रूप में काम करते हैं, कॉपी राइटर के रूप में काम कर सकते हैं, विभिन्न चैनलों में आप प्रूफ रीडर के रूप में काम कर सकते हैं, संपादक के रूप में काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी अभी इन्होंने कहा कि जो जितने भी एक तरीके से ये प्रचार तंत्र है, ठीक है ना, उस प्रचार तंत्र में जो स्लोगन लिखे जाते हैं, देखिए ना, आप स्लोगन अगर लिखने में माहिर हैं तो आप वहाँ भी नौकरी पा सकते हैं, एक स्क्रिप्ट राइटर के रूप में लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक चूँकि अपना देश प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, और यहाँ चुनाव अक्सर होते रहते हैं। अब इसमें भी हिंदी जो है उसके रोजगार के क्षेत्र खुल गए हैं। यह चुनाव कैसे कि अब ज़्यादातर जो नेतृत्व वर्ग है, नेता लोग हैं, वो अपने साथ एक कंटेंट राइटर रखते हैं, ठीक है ना, और वह भाषण देने के लिए उनको कंटेंट चाहिए, उनके पास समय नहीं है, तो वहाँ भी हिंदी पढ़ने वाला, समझने वाला जो है सो वहाँ भी अपना अर्निंग कर सकता है, रोजगार प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हिंदी सिर्फ साहित्य
पढ़ा ही नहीं जा सकता है, बल्कि हिंदी को पढ़ने के बाद, हिंदी को स्वीकार करने के बाद, और ख़ास करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसके माध्यम से हम रोज़गार भी प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी पढ़ने से आज कोई बेरोज़गार नहीं रह सकता है, यह तो तय है। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जहाँ सर ने बोला कि आप इस रीजन में रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब यहीं पे करें। जी, आप हो सकता है आप इतने काबिल हैं कि आप दिल्ली में जॉब करने जाएंगे, आपके अपना मातृभाषा, आप जो आपकी अपनी मातृभाषा है वो आप तो सीखिए ही, लेकिन आपको साथ में 2-3 लैंग्वेजेस और सीख लेंगे, वो आपको हमेशा किसी न किसी तरीके से सहायता ही करेंगे। उसी जो अभी आपने संपर्क भाषा के रूप में, जैसे कि अब यहाँ हम सिर्फ बांग्ला जानते हैं या कॉकबोरक जानते हैं, अब हमको नौकरी मिल गई, दिल्ली में, बिहार में मिल गई, मान लीजिए बिहार में नौकरी, तो आप क्या करेंगे? तो इसीलिए, और एक से अधिक भाषा सीखना कोई गलत थोड़ी है, जितनी भाषाओं का संस्कार ले सकें। लेकिन मैंने कहा कि मातृभाषा सबसे पहले, ठीक है, और उसके बाद रोजगार परक भाषा कौन सी है? तो रोजगार परक भाषा के रूप में अगर मैं रोजगार के संदर्भ में यह देख रहा हूँ, तो हिंदी आप बेहिचक स्वीकार कर सकते हैं। जी सर, जैसे कि आपने भी कहा और मैम ने भी कहा है, केंद्रीय सरकार का ये प्रयास है कि विद्यालय, जैसे कि गैर हिंदी जो राज्य हैं, यहाँ के विद्यालयों में भी हिंदी का जो इम्प्लीमेंट है एडुकेशन में, ये होता जाए। और हमारा भी इच्छा है और ये गर्व की बात है कि हिंदी जो है देश भर में राजभाषा के रूप में स्वीकृत है, और ये गैर हिंदी राज्यों में भी जो है इसका प्रसार बहुत व्यापक रूप से हो। तो अंत में आप दोनों से ही मैं जानना चाहूँगी कि और क्या क्या हो सकता है जिससे हिंदी भाषा को बढ़ावा मिले। मैम, पहले आपसे। मैं तो यही कहना चाहूँगी, जैसे हिंदी जो है, ये भाषा जो है कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं, बोलचाल का एक ज़रिया है। मैं अपनी जो मन का भाव है मैं आपके समक्ष व्यक्त करूँगी, और मैं जिस इंटेंशन के साथ या जिस भाव के साथ मैं व्यक्त करूँ, मैं चाहूँगी कि उसी भाव से आप समझें। तो इसमें हिंदी का जो रोल है वो, क्योंकि जो कि कहीं ना कहीं ये मेरी मातृभाषा है, इसीलिए मेरे लिए वो मेरी जो बोलते हैं ना क्लोज टू हार्ट है। जिसकी अपनी मातृभाषा रहती है उसके लिए अपनी मातृभाषा ही क्लोज टू हार्ट रहती है। लेकिन अगर आप और मैं अलग अलग भाषिक कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि आपकी मातृभाषा बंगाली है, मेरी सपोज हिंदी है, तो हम जब बात करेंगे, बंगाली मुझे आती नहीं है, आपको हिंदी आती है, तो आप ऑब्वियसली ये कोशिश करेंगे कि आप अपने आप के साथ, आप अपने साथ मुझे भी साथ में रखें। तो उसके लिए प्रयास करना है। और लैंग्वेज जो है, जितना हम उसको, उस लैंग्वेज को यूज़ करने में हम अपना ध्यान देंगे, उतना उसका प्रचार प्रसार ऑटोमेटिकली होगा। साथ में जैसे कि आज हम देखते हैं, अभी हमारे यूनिवर्सिटी में भी हिंदी फोर्टनाइट जो पखवाड़ा चलेगा, तो वहाँ इसको बढ़ावा देने के लिए ही एक्चुअली वो किया जाता है। और वहाँ हम क्या करते हैं, भाषण प्रतियोगिताएं होती हैं, हिंदी में गायन प्रतियोगिताएं होती हैं। इन प्रतियोगिताओं को करके हम प्रोमोट करना चाहते हैं, लेकिन प्रोमोट करना ही सिर्फ उसका ध्येय नहीं है, या फिर किसी को ज़बरदस्ती थोपना ही इसका ध्येय नहीं है। ध्येय क्या है कि ये अपने आप में कैसे फले और फूले। फलना और फूलना, ये जितना हम उसको यूज़ करेंगे, उसके साथ हम जितना रहेंगे, उतना ये अपने आप में बढ़ता जाएगा। सो मैं सिर्फ गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ हैं या फिर गवर्नमेंट की जितनी भी हमको दी जाती हैं, ऐसे पॉलिसी हो या फिर किसी न किसी कार्यक्रम के थ्रू हमको करने दिया जाता है, उसमें ही सीमित ना रह के इसको बोलचाल की भाषा अगर हम बनाएं, जैसे यूनिवर्सिटी में तो क्योंकि ये ऑफिशियल है, इसीलिए हम बोलते हैं, ना सिर्फ उसी में ना सीमित रह के और आगे भी ये जाए। और इसके लिए तो वही है कि जितना हम बोलेंगे ये इतना बढ़ेगा, और जितना हम शुद्ध बोलने की कोशिश करेंगे उतना ये फले फूलेगा। जी सर, आप इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? मैडम ने सही कहा। देखिए, हिंदी की जो प्रकृति है कि, और जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया कि यह जो भारत की जो सामासिक संस्कृति है ना,
यानी कि पूरे भारत का यह प्रतिनिधित्व कर पाती है कि नहीं कर पाती है। कोई भाषा, मैंने पहले भी कहा है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो जिसको किसी ने ज़बरदस्ती स्वीकार नहीं किया है। वह आरंभ से ही, चाहे वो आप अमीर खुसरो से शुरू कीजिए, वहाँ से लेकर के वर्तमान समय तक, या पूर्वोत्तर में ही आप देखिए, क्या कोई ज़बरदस्ती ला देगी? नहीं, इसे सब लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया है। तो भारत की जो सामासिक संस्कृति है, उस सामासिक संस्कृति के जो तत्व हैं, उस तत्व को संवहन करने में हिंदी सर्वथा सक्षम है। देखिए, हिंदी में सिर्फ संस्कृत के नहीं बल्कि अरबी, फारसी, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, बहुत सारे भाषाओं के, माने द्रविड़ भाषाओं के शब्द, पूर्वोत्तर भाषाओं के शब्द भी कुछ कुछ अब प्रयुक्त होने लगे हैं। इस क्रम में जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग है या केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, वह डिक्शनरी शब्दकोश तैयार करते हैं, जैसे कॉक बड़ौक हिंदी या द्विभाषिक डिक्शनरी तैयार कर रहे हैं। तो इस रूप में धीरे धीरे क्या है, सरकार तो अपने रूप में वह प्रयास कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की आज की आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार क्रमशः स्वतः हिंदी जो है सो आगे बढ़ रही है। और इस क्रम में जो विभिन्न संस्थाएं हैं वो अपना काम कर रही हैं, वह संस्थाएं, लेकिन हम सबको भी देखिए, अंततोगत्वा कहीं ना कहीं जब हम में भारतीयता की अवधारणा का विकास होगा, जब हम यहाँ से विदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो हम अपने आप को क्या कहते हैं? भारतीय कहते हैं। वहाँ हम बंगाली, मराठी, गुजराती, बिहारी नहीं कहते, ठीक है। वैसे ही जब हम बाहर जाएं तो हम शान से कह सकें कि भाई हम हिंदी बोलने वाले, हम हिंदी भाषी, हम भारतीय। तो ये जो आत्मबोध है हिंदी में, कहीं ना कहीं यह भी गुण है कि वह हमें आत्मबोध जगाती है और हमें वह शिक्षा देती है कि हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, कभी भी हीनता की भावना यह नहीं बताती। यह सबसे बड़ी बात है हिंदी के साथ। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। आपने हिंदी भाषा के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी दी, इसकी वैश्विक रूप में भी और देश भर में भी हिंदी का प्रचार और प्रसार, इसका स्थिति, उन्नति, रोजगार के बारे में आपने हमें जानकारी दी। धन्यवाद आप दोनों को। धन्यवाद आपको। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर दिल की अरमान है हिंदी। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आगे भी हम इसी तरीके से विषय को लेकर हिंदी कार्यक्रम के द्वारा आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।